नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर और इसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं भाई? हिस्ट्री यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री और इसमें हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 1। कौन सा है यूनिट नंबर जो है वो कौन सा है? यूनिट नंबर आपका हो जाता है 1, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हमने पढ़ लिया। उसके बाद कौन आया? आराम शाह आया। उसके बाद इल्तुतमिश आई। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आया। रजिया सुल्तान के बाद कौन आया? आराम शाह आया। अब आराम शाह इस समय गद्दी पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में सीधे कौन बनेगा? बलबन बन जाएगा यहाँ पर। तो बलबन के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट ही हम देख रहे हैं अब। ठीक है, तो अब हम कहाँ आ चुके हैं? बलबन की ओर आ चुके हैं। तो बलबन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने हेतु बलबन ने क्या कदम उठाए, स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बलबन की राजस्व संबंधी विचारधारा के बारे में बताना है। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक सुल्तान के रूप में बलबन के कार्य और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है, बलबन की राजसत्ता का सिद्धांत सम्मान, शक्ति, न्याय और आधारित था, इसकी व्याख्या करना है। अथवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बलबन ने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर साम्राज्य संगठन पर अधिक बल दिया, व्याख्या कीजिए। क्योंकि जब तक अपने अंदर ही तुम लोग सुरक्षित नहीं हो, ठीक है, अपना साम्राज्य ही संगठन नहीं है, तो हम अपना विस्तार नहीं कर सकते। जैसे भारत की बात करें तो भारत में क्या है? फूट पड़ी हुई है, तो इसीलिए पाकिस्तान है, उधर चाइना है। क्योंकि जब हम खुद लोग ही सुरक्षित अपने आप में संगठित नहीं हैं, तब तक हम अपना विस्तार नहीं कर सकते। चाइना है, वो सुसंगठित है, तो वह अपना विस्तार कर सकता है। पाकिस्तान है, सुसंगठित है, वो अपने विस्तार में लगा पड़ा है कश्मीर को छीनने के लिए। तो उसी प्रकार से बलबन की भी नीति थी कि हम अपने पहले साम्राज्य को संगठन करें, उसके बाद विस्तार करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब बात करते हैं उत्तर की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश के समान बलबन इल्वरी जाति का तुर्क था। तो क्वेश्चन बहुत बार बना है कि जो कौन है बलबन, जो है वो किस साम्राज्य का तुर्क था या किस जाति के अंतर्गत आता है? तो वह आता है इलवरी। ठीक है, बलबन किसका? इलवरी जाति का तुर्क था। उसका पिता 10,000 परिवारों का खान सरदार था। युवावस्था में मंगोल उसे पकड़ कर ले गए थे और गजनी से जाकर ख्वाजा जमालुद्दीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा जमालुद्दीन नामक व्यक्ति के हाथों बेच दिया गया था। किसको? बलबन के लिए। जमालुद्दीन, ध्यान रखना, बलबन और जमालुद्दीन। ठीक है, जमालुद्दीन ने उसे इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। अब जमालुद्दीन कौन बेच रहा है? इल्तुतमिश के हाथों बलबन के लिए बेच दिया। बलबन प्रतिभाशाली और होनहार था, अतः इल्तुतमिश ने उसे 40 गुलामों के दल का सदस्य बना दिया था। बलबन ने अपनी योग्यता का परिचय दिया, परिणाम स्वरूप वह रजिया के शासनकाल में अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त हो चुका था। अपनी प्रतिभा और गुणों के कारण वह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा था और नसरुद्दीन के शासन में वह नायाब बन गया था। नसरुद्दीन कौन है? ये वही नसरुद्दीन है जो इल्तुतमिश का बेटा हुआ करता था। ठीक है, इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन के शासन में वह नायाब बन गया। नसरुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह बलबन पर कर दिया। जो नसरुद्दीन था, इल्तुतमिश का कौन था? बेटा, जो नसरुद्दीन था, उसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? बलबन के साथ कर दिया, जिससे उसकी स्थिति और दृढ़ हो गई और वह अन्य तुर्क अमीरों की से ऊंचा हो चुका था। उसने लगभग 20 वर्षों तक अन्य भक्ति और निष्ठा से नसरुद्दीन की सेवा की। 1265 की बात है, 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात बलबन क्या करता है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए बलबन द्वारा उठाए गए कदम, ठीक है, इनको हम देखेंगे और कठिनाइयों के बारे में देखेंगे। तो यद्यपि बलबन को सिंहासन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई थी, परंतु सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो निम्नलिखित हो जाती हैं। 40 सम्मी जो तुर्क हुआ करते थे, ठीक है, वो गुलामों का दमन करना पड़ा, क्योंकि 40 का दमन अगर नहीं करता तो 40 जो थे वो कभी भी बलबन को हटा सकते थे। तो 40 या जो सम्मी तुर्क हुआ करता था, जो गढ़ हुआ करता था, उसका दमन किया। इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 40 अमीर गुलामों के दल का संगठन किया। ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने किया था।
आगे चलकर इस दल के सदस्य अत्यधिक शक्तिशाली बन गए, जिसमें उसे सुल्तान की गद्दी पर बैठाना तथा उतारना एक प्रकार का खेल हो चुका था। किसका? चालीसा दल का। बलबन भी इसी दल का सदस्य रह चुका था, अतः वह अपनी गतिविधियों से परिचित था। वह उसकी गतिविधि से परिचित था। किससे? चुलकान ए चहलगानी से परिचित था। वह जानता था कि ये अमीर गुलाम उसके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, अतः उसने उसका विनाश करना ही उचित समझा। उसने बदायूं के सूबेदार अपने नौकर की हत्या के आरोप में सरेआम कोड़े से पिटवाए। नौकर की हत्या किसने की? वो की किसने? आप कहोगे बलबन ने, मगर उसका आरोप किस ऊपर लगा दिया? बदायूं के सूबेदार के ऊपर। तो उसको कोड़े लगवाए और उसकी मृत्यु हो गई। हैबात खां को अवध का प्रांतीय अध्यक्ष था, एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 500 कोड़ों की सजा दे दी। अमीर खां को अयोध्या नगर के द्वार पर लटका दिया गया। शेर खां को जहर देकर मरवा दिया गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार सुल्तान के कपटपूर्ण और बर्बरता तरीके 40 गुलामों के दल का नाश कर दिया, और जो सदस्य मरने या पदच्युत होने से बचे थे उन्हें कठोरता से दमन कर दिया गया और वह 40 साधन से मुक्त हो गए। बात करते हैं विभिन्न विद्रोहियों की समस्याएं। मेवातियों के विद्रोह। इन दिनों मेवाती दिल्ली पर आक्रमण करते थे और लूटपाट करके भाग जाते थे। इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने हुए थे। बलबन ने मेवातियों के गांव और नगरों को जला दिया। उनके जो जंगल जो रहते थे वहां पर भागकर जंगलों में छुप जाते थे, उनको साफ करवा दिया गया। इस प्रकार मेवातियों के विद्रोह का भी अंत हो गया। बात करते हैं दोआब कटेहर के हिंदुओं का विद्रोह। तो दोआब एक संपन्न प्रदेश था। यहाँ के हिंदू निवास प्राय विद्रोह करके दोआब के अधिकारियों को तंग करते थे। बलबन ने हिंदू उपद्रवियों को कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने पुनः फिर सिर उठाने की कोशिश भी नहीं की। रेहोलखंड के कटहेर के हिंदू ने भी सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। बलबन ने इन विद्रोहियों को भी बड़ी कठोरता से दमन कर दिया। जिन बस्तियों के उपद्रविता रहते थे उनमें आग लगा दी, और 9 वर्षों से अधिक आयु के जो लोग हुआ करते थे उन्हें मौत की घात उतरवा दिया। अनेक स्त्री और बच्चों को बंदी बना भी लिया गया। बात करते हैं मुस्लिम पंथियों का विद्रोह। ठीक है, बात करते हैं सीमांत प्रदेश में प्रांतिपति शेर खां सूकर ने दिल्ली सल्तनत की अपेक्षा करनी आरंभ कर दी। बलबन इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने चतुरतापूर्व शेर खां को पिस पिलाकर मरवा दिया और उसके स्थान पर तातार खां को सीमांत प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। बलबन ने तुगरिल बेग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु बंगाल के गवर्नर बनते ही उसने स्वतंत्र शासन के समान आचरण करना प्रारंभ कर दिया। जब बलबन को यह ज्ञात हुआ कि तुगरिल बेग को दंडित करने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वह पराजित हो गई। अतः बलबन ने दूसरी सेना भेजी, लेकिन वह भी पराजित हो गई। इन पराजयों के बलबन अत्यधिक क्रोधित हुआ और अतः वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर बंगाल की ओर चल दिया। तुगरिल बेग को जब बलबन के आने की सूचना मिली तो वह अपने परिवार सहित जंगल में भाग गया। बलबन ने सरलता से तुगरिल की राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। बलबन ने तुगरिल को खोज कर पकड़वा लिया और इसका सिर कटवा कर नदी में फेंकवा दिया। इसके पश्चात बलबन ने अपने पुत्र बुगरा, ध्यान रखना बुगरा वेरी इंपॉर्टेंट है, बलबन का पुत्र था बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। बात करते हैं मंगोल आक्रमण की समस्या का हल। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही मंगोल भारत के लिए खतरा बने हुए थे। उसने बड़ी चतुराई से अपने आक्रमणों को किसी प्रकार टाला था, परंतु बलबन के शासनकाल में इनके आक्रमण का भय अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि सिंधु और पंजाब के पश्चिमी प्रदेशों पर मंगोलों का अधिकार स्थापित कर लिया था। बात करते हैं बलबन ने मंगोल आक्रमण के भय को दूर करने के लिए निश्चित सीमा को निर्धारित की। उसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश में दुर्ग की मरम्मत करवाई, लाहौर में दुर्ग की विशेष रूप से रक्षात्मक व्यवस्था की सुसज्जित की। इन दुर्गों में शक्तिशाली सेनाएं रखी। महत्वपूर्ण सीमांत प्रदेशों को उनके 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक समंत हुआ करता था और समंत और सामाना के प्रांत उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां और
मुल्तान, सिंध, लाहौर के श्रेष्ठ पुत्र मोहम्मद खां को सौंप दिए। तो बुगरा खां और मोहम्मद खां दो पुत्र हो गए। मोहम्मद खां ने मंगोलों को रोकने के लिए सराहनीय प्रयास किए। इस पर भी मंगोल पंजाब को लूटकर सतलज नदी पार करके आ गए। इस पर मोहम्मद खां जो था और बुगरा खां दोनों ने संयुक्त होकर आक्रमण किया, मंगोलों को मार भगाया। परंतु 1286 ईस्वी में मंगोलों ने पुनः भारत पर आक्रमण किया और इसमें क्या होता है, मोहम्मद खां मारा जाता है। इस समय जो बलबन था वो 80 वर्ष का हो चुका था और अपने श्रेष्ठ पुत्र, उसका बड़ा पुत्र हुआ करता था मोहम्मद का, उसकी मृत्यु की बात सुनकर उसे बहुत बड़ा आघात पहुंचा और 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन काल में मंगोल समस्या का हल नहीं कर सका। बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने शासन को कुछ निश्चित सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित किया। वह राज्य में दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था। उसने अपने पुत्र बुगरा खां को एक सिद्धांत की व्याख्या करके हुए कहा था, राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है और इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। उसका यह भी विश्वास था कि प्रजा में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए राजा के निरंकुश होना चाहिए और स्वयं नियमों का पालन कर राजकीय शान शौकत का प्रदर्शन करना चाहिए। अपने फिर उपर्युक्त सिद्धांतों को मान्यता देने के लिए उसने निम्न बातों का विशेष रूप से बल दिया था। पहला था, सम्राट को दैवी अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सम्राट स्वेच्छाचारी और निरंकुश होना चाहिए। राजपथ गौरवपूर्ण होना चाहिए। सम्राट को कर्तव्य परायण होना चाहिए। रक्त और लोह की नीति भी इसी ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने। बात करते हैं सुदृढ़ और शासन व्यवस्था की स्थापना। बलबन दास वंश का महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य का आंतरिक वाह रूप की रक्षा की थी। बात करते हैं लैनपुर ने लिखा है, दास, भित्ति, शिकारी, सेनानायक, राजनीतिज्ञ और तथा सुल्तान आदि विभिन्न रूपों में कार्य करने वाला बलबन दिल्ली के शासकों की दीर्घ परंपरा में सबसे अधिक आकर्षित व्यक्ति में से एक है। बलबन एक प्रमुख उद्देश्य सल्तनत का अत्यधिक विस्तार करना न होकर सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। इस कारण विद्रोहियों का दमन करने के साथ साथ उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया। अन्य शब्दों में बलबन को शासन व्यवस्था युद्धों और विद्रोहियों के मध्य विकसित हुई थी। परिणाम स्वरूप उसकी शासन व्यवस्था अर्ध नागरिक और अर्ध सैनिक की हो गई थी। इसकी शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहला, केंद्रीय स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन होना। शासन को संपूर्ण शक्ति बलबन ने अपने में ही केंद्रित कर ली थी। वह अपने को केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व मानता था और अपने समस्त कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता था। वह स्वयं ही संपूर्ण सत्ता का स्रोत और साधन था और अपनी प्रत्येक आज्ञा को दृढ़ता से लागू करता था। उसने अपने पुत्र भी, जो महत्वपूर्ण प्रांतों के राज्यपाल थे, अपनी इच्छा से नहीं चल सकते थे। उन्हें सुल्तान आज्ञा की दृढ़ता से पालन करना पड़ता था। मतलब एक प्रकार से सुल्तान की आज्ञा मानना पड़ती थी, चाहे वो उसका बेटा हो, चाहे हो प्रतिद्वंदी। ठीक है। बात करते हैं उच्च कुल के व्यक्तियों का महत्व। बलबन व्यक्ति की योग्यता पर न देकर उसके वंश को अधिक देखता था। वह निम्न वंश के व्यक्तियों के उपहार भेंटों को भी अस्वीकार कर देता था। ना तो वह उनके पास बैठता उठता था और ना ही बात करना पसंद करता था। उसने स्वयं मदपान त्याग दिया था और अपने राज्य में मदिरा तथा क्रय विक्रय के निषेध कर दिया था। निषेध मतलब बंद कर दिया था। बलबन ने सदैव उच्च कुल के व्यक्तियों को ही सम्मानित किया और उच्च पद प्रदान किए। प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार का बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया। बात करते हैं उलेमाओं के प्रभाव को समाप्त करना। दिल्ली सल्तनत के राजनीति में अब उलेमा लोग भी सक्रिय होकर भाग लेने लगे। ये अत्यधिक कैसे थे? कुचक्री और संकीर्ण दृष्टिकोण के होते थे। बलबन ने उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए उनसे किसी भी राजनीतिक मामले में परामर्श लेना बंद कर दिया था। केवल धार्मिक मामलों में ही उनसे परामर्श करता था। राजनीतिक मामलों में वह स्वयं अपना परामर्शदाता बना रहना चाहता था।
बात करते हैं गुप्तचर विभाग की स्थापना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, गुप्तचर विभाग की स्थापना सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने की थी? तो ध्यान रखना, गुप्तचर विभाग की स्थापना सबसे पहले की थी बलबन ने। तो बलबन ने चोरों विद्रोहियों को खोजने, प्रांतपतियों पर दृष्टि रखने और अमीरों और वजीरों के षड्यंत्रों को पता लगाने के लिए राज्य के प्रत्येक भाग में गुप्तचर नियुक्त किए। गलत सूचना देने वाले गुप्तचरों को कठिन दंड दिया जाता था। गुप्तचरों को प्रांतीय सूबेदार अमीरों के नियंत्रण में से पूर्णतः मुक्त रखा। वे सीधे सुल्तान के अधीन उत्तरदायी थे। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मत है कि बलबन की सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक गुप्तचर व्यवस्था थी। बर्नी ने लिखा है, बलबन की गुप्तचर व्यवस्था इतनी संगठित की कि अमीर तथा सामंत अपने शयन कक्ष में भी बलबन के विरुद्ध ऊंची बात में बात नहीं कर सकते थे। वैभवपूर्ण दरबार की बात करते हैं। बलबन ने शान शौकत भी उच्च कोटि की थी। वह बड़े शानदार ढंग से दरबार में आता था। उसका दरबार अत्यधिक अलंकृत रहता था। बर्नी ने करने के अनुसार ऐसा मालूम होता है कि बादशाही वस्त्र सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शरीर पर ही सिए गए थे। बर्नी ने आगे लिखा है, दरबार की भव्यता को देखकर लोग अधिकांशतः चकित और मूर्छित हो गए थे। उनको सुध बुध न रहती थी। 100-200 कोस के लोग हिंदू तथा मुसलमान बलबन की सवारी देखने पहुंचते थे और प्रस्तर रह जाते थे, मतलब आश्चर्य रह जाते थे। ठीक है, बात करते हैं, उसने दरबार के नियमों का निर्माण किया, नाच गाने और महफिलों में भाग लेना बंद कर दिया। बर्नी के अनुसार अपनी बादशाही के समय में उसने किसी भी हंसी दिल्लगी नहीं की और न दूसरे ही उसके सामने हंसी मजाक कर सकते थे। ना तो वह दरबार में ठट्ठा मारकर हंसता था और ना ही दूसरे उसके सामने ठट्ठा मारकर हंसते थे। बलबन के प्रति सम्मान प्रकट करना और उसने 2 प्रथाएं भी चलाई थीं। एक चलाई थी सिजदा और एक चलाई थी पैबोस। सिजदा और पैबोस, ये भी ध्यान रखना। सिजदा क्या थी? झुककर प्रणाम करना, और पैबोस क्या था? पांव को चूमकर प्रणाम करना था। ठीक है, करना बड़े बड़े अमीरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। बात करते हैं न्याय व्यवस्था बलबन की। बलबन स्वयं न्याय व्यवस्था का प्रधान था और खुले दरबार में न्याय करता था। बर्नी ने बलबन के न्याय व्यवस्था को मुक्त ढंग से प्रशासन करते हुए लिखा है कि यदि उसके राज्यकाल में कोई वली अथवा माहिम न्याय या अत्याचार करता था तो जिस पर अत्याचार किया जाता था उसे संतुष्ट करने के लिए यथासंभव प्रयत्न किया जाता था। न्याय करने में वह अपने भाइयों, पुत्रों, निकटवर्ती विश्वसनीय पात्रों का भी पक्षपात न करता था। कठोर दंड व्यवस्था। बलबन ने अति कठोर दंड व्यवस्था को अपनाया था। अपराधियों, षड्यंत्रकारियों, विद्रोहियों, आचरण करने वाले के न केवल हाथ पांव नाक काट दिए जाते थे, वरन उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। उसने तुगरिल बेग को भी इसी प्रकार कठोर दंड, किसको? तुगरिल बेग को भी कठिन दंड दिया था। कठोर दंड प्रणाली में ने अपराधों की संख्या कमी कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं सैन्य व्यवस्था कैसी थी। यह सत्य है कि बलबन की उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था, परंतु राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने समुचित सैन्य व्यवस्था की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। सैन्य व्यवस्था में इसको सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उसने इमादुल मुल्क को प्रबंध नियुक्त किया और उसके सहयोग से सेना पुनर्गठन किया। बलबन ने अपनी शक्तिशाली सेना के माध्यम से अपने विरोधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। जो जागीरदार, वृद्ध और निर्बल हो गए थे तथा युद्ध में के योग्य नहीं थे, उनको पेंशन निश्चित कर दी। उनके स्थान पर युवा सैनिकों का वेतन योग्यता के आधार पर निश्चित कर दिया गया। सैनिकों के चुनाव में भी उसने शुद्ध रक्त के तुर्कों को ही प्रमुखता दी थी। ठीक है, बलबन के चरित्र का मूल्यांकन देख लेते हैं। तो बलबन को न केवल गुलाम वंश वरन दिल्ली सल्तनत के योग्य तथा सफल शासकों में से एक माना जाता है। उसकी प्रशासन करते हुए लैनपुर ने लिखा है, बलबन दास, भित्ति, शिकारी, सेनापति, राजनीतिज्ञ सुल्तान था जो दिल्ली के राजाओं को लंबी पंक्ति में खड़े बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को एक अत्यंत चमत्कारी मनुष्य था जो एक दास की तुच्छ दास से उठकर भारत का एक शक्तिशाली शासन बन गया। उसने अपने कार्यों द्वारा सुल्तान पद को स्थापित और सुदृढ़ीकरण प्रदान किया तथा राजत्व को मूल्य की पुनः प्रतिष्ठित कर दी। ठीक है,
बात करते हैं योग्य शासक। बलबन बड़ा प्रतिभाशाली, योग्य, वीर योद्धा और नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और शक्तिशाली शासक था। वह स्वयं कानून और नियमों का पालन करता था, वह दूसरों से पालन करवाता था। बलबन ने रक्त और लौह नीति को राज्य की शांति स्थापित करने के लिए अपनाया था। बात करते हैं धार्मिक व्यक्ति। सुल्तान बनने से पहले वह शराब पीता था और ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता था, परंतु गद्दी पर बैठने के बाद वह सब कुछ छोड़ दिया और पक्के सुन्नी मुसलमान का जीवन व्यतीत करने लगा। बात करते हैं साहित्य और विधा का संरक्षण। बलबन को विधा और साहित्य से प्रेम तथा वह विद्वान का आश्रयदाता था। उसने मंगोलों के भय के मध्य एशिया से आए हुए विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया। फारसी का महान कवि अमीर खुसरो शहजादा मोहम्मद उसके दरबार में रहते थे। बलबन का दरबार इस्लामी संस्कृति का केंद्र था। डॉक्टर ईसवी प्रसाद बलबन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बलबन एक महान योद्धा, शासक और राजनीतिक था, जिसने अल्पवयस्क मुस्लिम सल्तनत की संकटपूर्ण काल में रक्षा की। इसी कारण वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सदैव महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के अनुसार की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ पर देखा है डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के अनुसार सुदृढ़ीकरण का उसकी नीति का मूल मंत्र था। सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए उसे जो कुछ उपयोगी प्रतीत हुआ उसने वही किया। यदि बलबन का समान अनुभवी, प्रतिभा संपन्न और नीति निपुण शासक उस समय दिल्ली का स्वामी न होता तो सल्तनत का अस्तित्व भी रह सकना दुष्कर था। यही कारण है कि बलबन को 13वीं शताब्दी के शासकों का एक विशिष्ट शासन प्राप्त होता है। ठीक है, विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है शासकों का, मतलब एक विशिष्ट शासक था। डॉक्टर ईश्वरी लाल श्रीवास्तव भी मानते हैं बलबन ने तुर्की शासक की रक्षा का बात करते हैं संप्रभुत्व किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। यही उसका सबसे महान कार्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बलबन यहाँ पर समाप्त होता है। तो बलबन से रिलेटेड हमारी 3-4 बातें थी। एक तो चालीसा दल का अंत कर दिया। ठीक है, उसके बाद तुर्कान ए चहलगानी बही की बात कर रहे हैं, उसका अंत किया। सिजदा पैबोस उसने चलाई। ठीक है, लोह रक्त की नीति अपनाई। तो ये थोड़ी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो इसके दरबार में थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बलबन एक महत्वपूर्ण, मतलब एक विशिष्ट सेनापति था। ठीक है, विशिष्ट शासक था, सुल्तान था। तो इस प्रकार से हमारा बलबन समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा समाप्त होता है। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।